नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में मंगलवार को दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी है। इस सबूतों के आधार पर पुलिस अब बड़े आराम से श्रद्धा केस को सुलझा सकती है। श्रद्धा के आरोपी आफ्ताब के घर से पुलिस को नक्शा मिला है, जिसमें शव के टुकड़े कहां कहां ठिकाने लगाने थे उसका पूरा लेखा जोखा दर्ज किया गया। इस नक्शे में पुलिस को आगे की छानबीन करने में भी मदद मिलने वाली है। पुलिस ने आफ्ताब के घर से एक साइट प्लान यानी नक्शा बरामद किया है, जहां श्रद्धा वालकर की लाश के टुकड़े ठिकाने लगाए जाने के लिए उसमें निशान बनाया गया था। सभी जगहों के बारे में आफ्ताब ने एक कच्चा नक्शा तैयार करके अपने घर में रखा था। पुलिस का कहना है कि नक्शा मिलने के बाद श्रद्धा मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन सर्च में काफी मदद मिल सकती है और आफ्ताब को रिमांड पर लेकर दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को कई अहम दलीलें जो हैं वो दी है। उसके बाद पुलिस ने कोर्ट में बताया कि श्रद्धा के शव के कई हिस्से आरोपी आफ्ताब ने निशानदेही पर जंगल से रिकवरी किए जा चुके हैं। उसके बाद निशानदेही पर 20 नवंबर को श्रद्धा का जबड़ा जंगल से रिकवर किया गया था। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि मौका वारदात पर CFSL की टीम को निरीक्षण करने के लिए बुलाया गया था। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में मंगलवार को दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और कई सबूत पुलिस के द्वारा जुटाए गए हैं। सबूत के आधार पर पुलिस अब बड़े आराम से श्रद्धा केस को सुलझा सकती है। श्रद्धा के आरोपी आफ्ताब के घर से पुलिस को नक्शा मिला है, जिसमें शव के टुकड़े कहां कहां ठिकाने लगाने हैं उसका पूरा लेखा जोखा उसमें दर्ज किया गया है। इस पूरे नक्शे में पुलिस ने आगे की छानबीन करने में पुलिस को काफी मदद मिलेगी। पुलिस के अनुसार आफ्ताब के घर पर एक साइड नक्शा जो है वो बरामद किया गया है। श्रद्धा वालकर के लाश के टुकड़े को ठिकाने लगाने का उसमें पूरा लेखा जोखा दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर पुलिस जो है जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि नक्शा मिलने के बाद अब श्रद्धा मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन सर्च में काफी मदद मिल सकती है। आफ्ताब को रिमांड पर लिए जाने के लिए दिल्ली पुलिस जो है अदालत में कई अहम दलीलें दे रही है। और उसके बाद पुलिस ने बताया कि श्रद्धा के शव के कई अहम आरोपी जो है वो निशानदेही जंगल से रिकवरी किए गए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, जिस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस की लगातार दिल्ली पुलिस जो है छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, उसके बाद आफ्ताब के घर से जो है नक्शा बरामद किया गया है और पूरी अपडेट एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, यहाँ पर बात करें श्रद्धा मर्डर केस की, तो श्रद्धा मर्डर केस को लेकर अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है एक अहम सुराग की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये सुराग है जो आफ्ताब है उसके घर से एक कच्चा नक्शा मिला है, यानी कि सीधे सीधे कहें कि कहाँ कहाँ श्रद्धा के जो शरीर के जो टुकड़े थे उनको कहाँ कहाँ ठिकाना लगाया गया है और कहाँ कहाँ ठिकाने लगाना था, ये सारा लेखा जो है एक नक्शे के आधार पर बनाया गया था। ये नक्शा जो है वो अभी तक यही जानकारी मिल पा रही है, आफ्ताब ने खुद बनाया था और इस नक्शे के आधार पर ही उसने सारे शवों को यानी कि शव के जो टुकड़े थे उनको ठिकाने लगाए गए थे और उन्हीं जगहों से दिल्ली पुलिस को काफी हद तक जबड़े की बात करें या फिर कहें और शरीरों के हड्डियों की बात करें वो मिल चुकी है। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो अब इस केस को सुलझाती हुई नजर आएगी। मगर अभी तक की बात करें, अभी तक आफ्ताब जो है वो दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। बार बार जानकारियां बदली जा रही थी, बार बार यह कहा जा रहा था कि उसने पैसे के लेन देन को लेकर किया था, यहाँ तक कि कभी ये जानकारी दी जाती थी कि उसने आपसी झगड़ा हुआ करता था, इस तरीके की जानकारी दी जाती थी। मगर अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो जल्द से जल्द इस केस को सुलझाती हुई नजर आएगी और जो नक्शा मिला है उसके घर से उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ये गुत्थी जो है अब सुलझती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से कोर्ट के अंदर भी दलील दी गई कि आफ्ताब जो है वो लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि जो जबड़ा मिला है या फिर कहें जो हड्डियां मिली थी उनके आधार पर भी टेस्ट किए जा रहे थे। लगातार ये भी कोशिश की जा रही थी कहां कहां आफ्ताब ने और जो टुकड़े हैं शरीर के वो कहां कहां फेंके हैं, इस तरीके की जानकारी कई बार गुमराह करने के लिए भी दी जा रही थी। कई बार टुकड़े जो शरीर के अंग थे वो नहीं मिले थे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आप दिल्ली पुलिस को नक्शा मिला है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है इस गुत्थी को सुलझाती हुई नजर आएगी। जी
जी, जिस तरीके से आपने कहा कि दिल्ली पुलिस जो है अब हत्याकांड को सुलझाती हुई नजर आएगी, उसी बीच एक बात जो है आरोपी के द्वारा भी कही गई थी, जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया गया था, उसमें उसने अपना मानसिक दिवालियापन भी उसने कहा था कि मेरे पागलपने का जो जुनून था वो सर पे चढ़ गया था, उसके बाद मैंने ये हत्याकांड कर दिया। तो क्या ये जो दिवालियापन उसने घोषित किया है, ये पुलिस को गुमराह करने के लिए किया जा रहा था, या पुलिस को जांच जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें घुमाने की कोशिश आफताब के द्वारा की जा रही थी? देखिए, आफताब की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने जब आफताब को पकड़ा था तो उसने आप जानकारी ये दी थी सबसे पहले कि जो आपसी झगड़ा था उसकी वजह से हाथापाई के अंदर उससे मर्डर हो गया। उसके बाद में उसने शरीर के लगभग कह सकते हैं टुकड़े करे और उसके बाद में उसको फ्रिज में रखा गया, इस तरीके की जानकारी दी थी। उसके बाद में उसने अपने आप को एक पागलपन यानी कि एक घोषणा की गई थी कि उसने मानसिक संतुलन जो है उसका बिगड़ गया था, जिसकी वजह से उसने इस तरीके की जानकारी दी। और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये भी बताया गया कि जो श्रद्धा थी वो कहीं ना कहीं उससे झगड़ती थी, पैसा मांगता था आफताब, तो वो पैसा नहीं देती थी, इस तरीके की जानकारी भी दी गई। मगर कई बार जानकारी जो है वो गलत भी थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आफताब जो है वो अपने ही गिरफ्त में खुद फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से अब कहते हैं आफताब के घर से जो नक्शा मिला है उससे साफ जाहिर होता नजर आ रहा है कि शरीर के जो टुकड़े थे वो कहां उसने फेंके हैं। मगर अभी एक और गुत्थी सुलझनी बाकी है कि आफताब ने यह मर्डर क्यों किया, क्योंकि कई बार उसने बयान जो है वो बदलने की कोशिश की है और दिल्ली पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई है। मगर यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि आफताब के द्वारा जो कहते हैं जो श्रद्धा का जो बैंक अकाउंट था, क्रेडिट कार्ड था, उसका इस्तेमाल किया गया था उसके मरने के बाद भी। और जो फ्रिज खरीदा गया था यह भी जानकारी मिल पा रही है कि वो फ्रिज भी उसी के पैसे से खरीदा गया था। लास्ट में 54,000 रुपए का जो ट्रांजेक्शन किया गया था वो भी उसी का किया गया था। मगर इस तरीके की जानकारी भी जो है वो दिल्ली पुलिस को मिलती हुई नजर आई। मगर अब दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं इसकी तह तक पहुंचती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से नक्शा मिला है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आफताब जो है वो अपनी ही बनाए हुए चक्रव्यूह में खुद फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि उसने आफताब ने श्रद्धा के पैसों से ही फ्रिज खरीदा था, फ्रिज के पहले उसने कई बॉक्स मंगवाए थे जिसमें लाश के टुकड़े रखने थे, लेकिन उसके बाद उसने फ्रिज मंगवाया और फ्रिज में टुकड़े रखे। तो इससे क्या जाहिर होता है, आफताब क्या सिद्ध करना चाहता था? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से आफताब के द्वारा कहीं ना कहीं ये भी जानकारी दी गई थी कि फ्रिज जो है वो श्रद्धा के पैसों से ही मंगाया गया था, डबल डोर का फ्रिज मंगाया गया था जिसके अंदर आराम से वो टुकड़े रख सके। मगर यहाँ पर ये भी जानकारी मिली कि जो उसमें चॉपर वगैरह का इस्तेमाल किया गया था वो भी कहीं ना कहीं जंगलों के अंदर फेंका गया था, वो भी आसानी से नहीं मिला अभी तक। मगर यहाँ दिल्ली पुलिस के हाथ में कुछ सबूत जरूर लगे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से पैसे का ट्रांजेक्शन की बात की जाए वो भी जरूर की गई, क्योंकि आफताब के द्वारा जो श्रद्धा को मर्डर करने के बाद में कह सकते हैं श्रद्धा के जो बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन जो उसने अपने अकाउंट में करा, ये भी कहीं ना कहीं जानकारी दी गई। मगर काफी जानकारी ऐसी भी है जो अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए उलझन बना हुआ। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बात करें श्रद्धा के मर्डर करने के बाद में जो उसने शरीर के टुकड़े कहां फेंके हैं उसकी जानकारी जो है अब इस नक्शे के माध्यम से मिलती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर आफताब की बात करें तो आफताब ने ये मर्डर क्यों किया गया था ये अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, इसकी भी जानकारी दिल्ली पुलिस जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, कहीं ना कहीं जो जैसे आपसी तालमेल था श्रद्धा का और आफताब का वो कहीं ना कहीं डामाडोल था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कई बार झगड़े भी हुआ करते, ये भी जानकारी मिल पाई है। क्योंकि मुंबई के अंदर जहां पर ये रहते थे वहां पर भी इस तरीके की जानकारी थी कि दोनों आपसी में झगड़ा करते थे। और यही चीज जो है यहाँ पर दिल्ली के अंदर महरौली के अंदर भी मिली कि दोनों आपसी में किसी बात पर झगड़ा करते थे, जिसकी वजह से ये आपसी रंजिश जो है वो कहीं ना कहीं मर्डर के रूप में तब्दील होती हुई नजर आई। मगर अब दिल्ली पुलिस जो है वो तह तक पहुंचती हुई नजर आ रही है और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के अंदर भी दलील दी है कि आफताब जो है वो कई बार गुमराह कर चुका है और कई बार दिल्ली पुलिस को जानकारी भी गलत दी गई है। मगर अब जिस तरीके से नक्शा मिला है उससे साफ जाहिर है कि दिल्ली पुलिस जो है इस केस को सॉल्व करती हुई नजर आएगी और लगातार जो पूरे सबूत है यानी कि जो टुकड़े कहां फेंके हैं, किन जंगलों में फेंके हैं, गुड़गांवा की बात करें, महरौली के जंगलों की बात करें, सभी जगह से टुकड़े इकट्ठा कर उसका टेस्ट किया जाएगा, उसकी जानकारी जुटाई जाएगी कि ये वाकई में श्रद्धा के टुकड़े हैं या किसी और के हैं और इस आफताब ने ये मर्डर क्यों किया। इस तरीके की जानकारी जो है वो अब दिल्ली पुलिस के कहीं ना कहीं नजदीक होती हुई नजर आ रही है। जी, दिल्ली पुलिस लगातार ये जो हत्याकांड है उसके लिए जांच कर रही है। जिस तरीके से बात की जाए 20 नवंबर को जबड़ा मिला था, उसके बाद लगातार पुलिस की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। तो क्या वो जो रिसर्च सेंटर में भेजा गया था जबड़ा उसके लिए कुछ अपडेट अभी तक आई है?
देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से रिसर्च सेंटर की, तो रिसर्च सेंटर से लगातार ये भी जानकारी मिल पा रही है कि जबड़ा जो वाक्य में ही श्रद्धा का बताया जा रहा है, मगर अभी तक पुष्टि नहीं हुई, यानी कि जी। रिपोर्ट नहीं आ पाई है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से शरीर के जो टुकड़े मिले हैं वो वाक्य में ही के श्रद्धा के हैं या किसी और के, ये भी दिल्ली पुलिस को अभी जुटाने हैं। और लगातार कहीं ना कहीं आफ्ताब के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है कि आफ्ताब बार बार का आफ्ताब कहता है कि उसने आपसी झगड़े की वजह से करा था, मगर कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन भी इसमें साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लास्ट में जो लास्ट का जो ट्रांजेक्शन था वो कहीं ना कहीं 54,000 रुपए का था, फ्रिज भी उसी के पैसों से खरीदा गया था। तो उससे साफ कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन भी इसमें नजर आ रहा है। जी जी राजीव तिवारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार तेज करने वाली है। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद थीम के साथ आम आदमी पार्टी 23 नवंबर यानी आज से प्रचार के दूसरे चरण में प्रवेश कर रही है। इस प्रचार में 1000 नुक्कड़ सभा, डांस फॉर डेमोक्रेसी, नुक्कड़ नाटक और ग्रेटर शो, मैजिक शो समेत कई तरह की गतिविधियां इसमें शामिल की गई है। इस तरह से आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार तेज कर रही है। प्रचार जो है 2 दिसंबर यानी चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तक लगातार जारी रहेगा। आपके प्रदेश संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का कहना है कि 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक हम 1000 नुक्कड़ सभा वार्डों में अलग अलग चौराहे पर करने वाले हैं और इसमें हमारे स्टार प्रचारक के साथ विधायक भी शामिल होंगे। और वही हर वार्ड में केजरीवाल का पार्षद होगा, तो जनता को काम में 15 सालों तक जो रुके हुए थे वे सारे काम अब अगले 5 साल में पूरे कर दिए जाएंगे। जिस तरीके से समर्थन जनता का मिल रहा है, आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से एमसीडी में केजरीवाल की सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह से दिल्ली में लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसी तरह से एमसीडी में भी आपका परचम लहराएगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, यात्रा और तीर्थ यात्रा जैसे तमाम कार्य जो है सरकार के द्वारा जो नहीं किए गए थे, वो दिल्ली सरकार ने जनता के द्वारा अब जनता के वादों को निभाएंगे। और वही एमसीडी में अगर केजरीवाल की सरकार बनती है तो इस तरह से काम होगा जिस तरह से दिल्ली सरकार ने किया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शिवम, जिस तरीके से एमसीडी के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, उसी बीच आम आदमी पार्टी अब स्टेप 2 यानी उनका जो अभियान है, प्रचार अभियान है, वो केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद की थीम के दौर पर अब प्रचार करेगी। एक बार पूरी अपडेट। जी बिल्कुल मनीषा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे सबको जानकारी कि 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव का मतदान होगा, 7 तारीख को इसका परिणाम आएगा। लेकिन वही देखा जाए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस बड़ी बड़ी रैलियां करना शुरू कर दी एमसीडी चुनाव को लेकर। वहीं आम आदमी पार्टी आज से अपना एक नुक्कड़ सभा की तरह एक रैली करना जा रही है, क्योंकि हर जगह लोगों को इकट्ठा करके, और उन्होंने कहा कि इस बार अगर विधानसभा में केजरीवाल हो तो एमसीडी में केजरीवाल होना जरूरी, क्योंकि हम इतना तेज ऐसे स्तर पर काम करेंगे जिसका कोई हद नहीं है। क्योंकि एमसीडी में भी इस बार सत्ता में केजरीवाल आना जरूरी है, क्योंकि वही केजरीवाल के इस अभियान को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। और हम बात कर ले कि कम से कम 1000 नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी, रैलियां की जाएंगी, और बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो इनके टीम में हिस्सा लेंगे वो भी स्टार प्रचारकों अपनी राय रखेंगे। जी मनीषा जी, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है और केजरीवाल कहते हैं एक मौका दो, हम करके दिखाएंगे, उसके बाद उन्होंने इसी बीच में बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा है कि बीजेपी ने 15 सालों में कुछ नहीं किया। तो क्या ये आम आदमी पार्टी का फंडा जो है वो सफल होते हुए दिखाई देगा? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी आरोप लगाते, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते, क्योंकि सत्ता की राजनीति कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस, सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा होता है कि जनता तक को भूल जाती है। क्योंकि जीतने के बाद जो बड़े बड़े वादे करते हैं उसको कभी कहीं ना कहीं न देखा जाए। क्योंकि अभी हम बात कर ले कि अभी सत्येंद्र की एक वीडियो वायरल होती है, बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना बीजेपी को छोड़ते हुए नजर नहीं आती। चाहे कूड़े के पहाड़ को लेकर बात कर लीजिए, चाहे दिल्ली में साफ सफाई को लेकर बात कर लीजिए,
लिया जाए। वहीं हम शीला दीक्षित जी की बात करें, कांग्रेस भी लगातार शीला दीक्षित जी के कामों को लगातार गिनवाने में लगी हुई कि शीला दीक्षित ने विकास किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी 8 साल से लगी है, बीजेपी 15 साल से सत्ता में बनी हुई दिल्ली के अंदर, लेकिन कुछ काम नहीं कर पा रही। लेकिन कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी लगातार अपनी सत्ता के हुनर भरती नजर आ रही है। जी निशा जी बात करें दिल्ली सरकार की तो कल गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जनता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसी तरह से हर वार्ड में हम नुक्कड़ सभा करेंगे और हर वार्ड में हमारा पार्षद होना जरूरी है। तो क्या इसके पीछे की जो राजनीति है, उसके पीछे की जो रणनीति है आपकी, वो जनता के बीच में लेकर जो है सरकार बनाने की तैयारी जो है उनकी लगातार की जा रही है, तो क्या उससे जनता आम आदमी पार्टी के फेवर में दिखाई देगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोग जनता पार्टी बड़ी कोई भी हो, लेकिन सत्ता का हुनर अभी भी देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने में एमसीडी में लगी पड़ी है, लेकिन वही बीजेपी अपनी सरकार बनाने में लगी, कांग्रेस अपनी सरकार बनाने। लेकिन अब ये जनता के मत की बात है कि जनता मतदान कहाँ करेगी, किसको सत्ता में बैठाएगी, क्योंकि 15 साल से बीजेपी लगातार बनी हुई है। इस बार अरविंद केजरीवाल कहीं कोर कसर अपना छोड़ते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि लगातार उनको भी इस बार एमसीडी में कई बार उन्होंने ऐलान किया कि इस बार एमसीडी में हम भी सत्ता में आएंगे, क्योंकि एमसीडी की जो कायाकल्प है उसको पलट कर दिखाएंगे। क्योंकि लगातार बीजेपी ने 15 साल में 3 कूड़े के पहाड़ दिया, लेकिन उस कूड़े के पहाड़ को हम खत्म करेंगे, बाकी जो सुविधाएं होती है वो जनता तक मुहैया करवाएंगे। जीवन से जी शिवम पांडे, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 नवंबर यानी आज सुबह करीब 9:20 पर लखनऊ से ओमैसी एयरपोर्ट जाएंगे और करीब 11:15 पर जामनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो आपको बता दें 11:45 पर द्वारका जनपद पहुंचेंगे, जहां 12 बजे से करीब 12:30 पर द्वारका में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी बीच द्वारकाधीश मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे और बीजेपी समर्थकों का समर्थन करेंगे। और इसी बीच द्वारका में बीजेपी प्रत्याशी प्रभुबा माने का भी समर्थन करेंगे और प्रचार करेंगे। इसके बाद करीब 3:45 पर जनपद मोरबी में जाएंगे और वहीं 3:55 से 4:25 तक जनसभा करेंगे और वहीं विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रकाश भाई वारमोरा के समर्थन में वोट डालने की लोगों से अपील करेंगे। तो आपको बता दें गुजरात चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। उसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गुजरात जाएंगे और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और वहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार अभियान जो है लगातार जारी है। इसी बीच में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए वहां पर प्रचार करने जा रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, जिस तरीके से गुजरात चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात जाएंगे। आज का उनका कार्यक्रम क्या क्या रहने वाला है और कहां-कहां वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे, एक बार पूरी अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, हिमाचल के चुनावी दौरा निपटाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब गुजरात के दौरे पर लगातार है। वहां पर चुनावी जनसभाओं से लेकर रोड शो करने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और लगभग सुबह 9:20 पे लखनऊ से रवाना हो जाएंगे और 11:15 पर वो जो जामनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, गुजरात पहुंचेंगे, जहां पर 11:45 पर वो द्वारका जनपद में पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग 12 बजे से 12:30 तक वो जनसभा रखी गई है द्वारका में, जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। और प्रत्याशी प्रभुआ मनिक जो कि स्थान सतवारा भूनबाड़ी में है, जनपद द्वारका में, वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे और 12:40 से 12:50 पर द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे, जहां पर वो दर्शन करने का काम करेंगे और साथ ही साथ उसके लगभग 1 बजे वो वहां से प्रस्थान कर जाएंगे और लगभग 2:25 से वो हेलीपैड से जनपद कच्छ गुजरात पहुंचेंगे, जहां पर 2:40 से लेकर 3:10 बजे तक वो जनसभा रापड़ विधानसभा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के समर्थन में कहीं ना कहीं वहां पर
कक्ष में वो रोड शो करने का काम करेंगे और साथ ही साथ उसके बाद वो 3:25 से वो रापड़ कक्ष से 3:45 पे वहां से रवाना हो जाएंगे, फिर हलवाड़ पहुंचेंगे, जहां पर 3:55 से 4:25 तक वो विधानसभा प्रत्याशी प्रकाश भाई वरमोरा का कहीं न कहीं वहां पर जो हरिदर्शन पार्क में जनसभा रखी गई है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और लगभग 4:40 से वहां से वो मोरबी से कहीं न कहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए वहां से रवाना होंगे और लगभग 6:30 बजे से 7:15 तक एक रोड शो रखा गया है, जो कि सूरत में रखा गया। किशोर भाई जो कि प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, वहां से वो रोड शो करने का काम करेंगे और रोड शो के बाद सीधे वो कहीं न कहीं लखनऊ वापस आएंगे। ये कहा जा सकता है कि गुजरात का चुनावी दौरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार करने का काम कर रहे हैं और जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, वो उनके पक्ष में जनसभा और रोड शो करने का काम आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जी, जिस तरीके से बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है योगी आदित्यनाथ, और उसी मिशन पर उन्होंने हिमाचल में भी प्रचार किया था, अब वही जो मिशन है उनका गुजरात में चलेगा। तो क्या बुलडोजर बाबा अपनी लुभावनी बातों से गुजरात की जनता को मना पाएंगे? देखिए, कोशिश लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश सरकार का जो मॉडल है, चाहे वो बुलडोजर का हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, उन सभी मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात पहुंच रहे। इससे पहले भी गुजरात दौरे पर रहे, कई जनसभा को संबोधित करने का काम किया और दूसरा इनका दौरा है गुजरात का। जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है, उस मॉडल को लेकर गुजरात में वो पहले हिमाचल प्रदेश गए, अब गुजरात जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने जो उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है, उस मॉडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कह सकते हैं कि कामों को लेकर वो उत्तर प्रदेश के कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, गुजरात की जनता के बीच में जाएंगे और कहीं ना कहीं उनके पक्ष में उनके जो जनसभाएं हैं, जो रोड शो है, उनको करने का काम करेंगे। जी, जिस तरीके से देखा जाए आम आदमी पार्टी भी लगातार गुजरात चुनाव में लगी हुई है, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। बात कर ली जाए कांग्रेस के, राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया था और कहा था कि जो बीजेपी है वो लगातार लुभावनी बातें करते हुए जनता को लुभाती है लेकिन काम कुछ नहीं करती है। तो क्या कांग्रेस लगातार अपने कार्य क्षेत्र में वो सफल हो पाती है? देखिए, आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी पार्टियां एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का कहीं ना कहीं चुनावी मन से करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी भी इसी आरोप प्रत्यारोप को लगातार भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि सभी अपनी अपनी उपलब्धि बताते हैं और कहीं ना कहीं उन उपलब्धियों के आधार पर ही चुनाव की रणनीति रणभेरी में उतरा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो तर्क वितर्क है वो कहीं ना कहीं चुनावी मन से नजर आते हैं। इसको देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी अपने मंशों से दूसरी पार्टी को, विपक्ष को घेरने का काम करते हैं। जी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात कर ली जाए आम आदमी पार्टी की, वो लगातार आम आदमी पार्टी की गुजरात में चुनावी अभियान है उनका लगातार जारी है और उसी बीच में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मौका दो और मैं करके दिखाऊंगा। यही फंडा उनका हर चुनाव में रहता है। तो क्या दिल्ली की जनता, गुजरात की जो जनता है, वो दिल्ली सरकार को मौका देने का वहां पर काम करेगी? देखिए, कितना रिझा पाते हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी कितना रिझा पाते हैं, क्योंकि चाहे वो दिल्ली की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, क्योंकि 2 राज्यों में सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो जाहिर सी बात है कि मौका जरूर मांगेंगे अरविंद केजरीवाल और गुजरात की जनता को जरूर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो वादे, चाहे फ्री बिजली की बात की जाए, फ्री जल की बात की जाए, जो उनके चुनावी वादे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर गुजरात में आजमाने पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। तो जाहिर सी बात है कि वो चुनावी वन से गुजरात की जनता को जरूर रिझाने की कोशिश करेंगे। जी, जिस तरीके से सभी पार्टियां लगातार प्रयास कर रही है, बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो वहां पर भेज दी है, जारी कर दी है। उसके बाद लगातार प्रचार अभियान का दौर जारी है। इसी बीच में बीजेपी की जो फेवर है, समर्थक जो है, वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली। तो क्या ये जो रणनीति है वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, किसका पलड़ा जो भारी है वो दिखाई दे रहा है? देखिए, सभी अपना अपना घोषणा पत्र लेकर पहुंचते हैं और कहीं न कहीं जहां जिन राज्यों में चुनाव होता है, सबका अपना अपना वादे होते हैं जनता के लिए और जाहिर सी बात है कि उसी वादों के आधार पर जनता को रिझाना चाहते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र के वादों को लेकर जाए, चाहे आम आदमी पार्टी लेके जाए, चाहे कांग्रेस लेके जाए, सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर होता है और कहीं ना कहीं उस परिवर्तन के आधार पर जनता चुनती है और उसी परिवर्तन के आधार पर जनता तय करती है कि आखिरकार कौन
प्रदेश की गद्दी पे बैठेगा, चाहे वो गुजरात की बात की जाए, चाहे हिमाचल की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो सभी अपने अपने घोषणा पत्र को लेकर आते हैं और कहीं ना जी। कहीं वादों के आधार पर ही सरकार बनाने के दावे किए जाते हैं। तो सभी दावे करते हैं और इन दावों को कितना सफल मानती है जनता और किसके जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं साकार करने का मौका देगी जनता, ये गुजरात की जनता जानती है। लेकिन ये जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, जब मतदान होगा, उस दिन पता पड़ पाएगा कि आखिरकार कौन अ, अपने वादों में सफल रहा। जी चेतन चौहान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 23 नवंबर को राजनांदगांव में अधिकारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 23 नवंबर यानी आज करीब 10 बजे सुबह राजनांदगांव में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। उनके बाद वह विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह करीब 11:10 से राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसंवाद कक्ष का उद्घाटन भी करने वाले हैं और साथ ही कुंज बिहारी कॉलोनी स्थित कृष्ण कुंज का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम के बाद वे दोपहर करीब 12:30 पर रायपुर वो वापस लौट जाएंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अखिलेश, जिस तरीके से भूपेश बघेल आज राजनांदगांव में अधिकारियों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं, इस बैठक में क्या कुछ अहम रहने वाला है, एक बार पूरी अपडेट। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात के जो दौर पे जारी है और इसी को लेकर के अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र में है उसी में पहुंचते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर राजनांदगांव जिले के दौरा कार्यक्रम में इसमें एक विशेष संभावनाएं बताई जा रही थी कि यहाँ की जो नक्सल समस्या है, खास तौर से ऐसे क्षेत्र में आते हैं जहाँ की नक्सल गढ़ी मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट तौर पे नजर आ रही है कि जो समीक्षा बैठक हो रही है, कई ऐसे जो भूमाफिया हैं और जो ऐसे आतंकी जो फैला करके रखे हैं, जो जमीन पे कब्जा करते जा रहे हैं, क्योंकि नए जिले बनने के बाद ही स्वाभाविक सी बात है वहां की जो भूमाफिया है काफी सक्रियता नजर आ रही है। उसी के ऊपर लगाम लगाने के लिए पटवारी तहसीलदार ऐसे इससे पहले कभी बैठक नहीं ली गई थी, लेकिन पहली दफा ऐसा हो रहा है कि राजनांदगांव जिले में तहसीलदार और पटवारी लोगों की भी बैठक ली जा रही है ताकि भू माफियाओं के ऊपर तत्काल लगाम लगाया जा सके। और ऐसे कई पटवारी हैं जिनके ऊपर लगाम लगाना बेहद आवश्यक है और ऐसी स्थिति अगर बनती रहेगी तो प्रशासनिक के शीर्ष में जो बैठे उच्च अधिकारी हैं आखिर अब तक के कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज ये है कि आज अगर तहसीलदार और पटवारी की बैठक हो रही है तो क्या निर्णायक फैसला लिया जाता है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ की जो समीक्षा जो बैठक होनी है जी, उसमें महत्वपूर्ण ये सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन से जो फीडबैक आया है, जो प्रत्युत्तर के रूप में आया है कि हमारी समस्याएं अगर कलेक्टर के पास जाते हैं तो किस दर पे सुनी जाती है, किस आधार पे सुनी जा रही है, और अपने मुखिया के साथ में जिस बातों की शेयर की गई है उसकी तमाम विवरण आज समीक्षा बैठक में ली जाएगी। और निश्चित तौर पे ऐसी कई अधिकारी हैं जो आज नपने की भी तय कगार पे हैं। कारण यही है क्योंकि जो नौकर और सेवक के जो अंतराल होता है वो अब भी नौकर अपने आप को हावी साबित करती नजर आ रही है, लेकिन जो सेवक है, सेवक से सीधा अगर रूबरू आम जन हो रहा है, जनता जनार्दन हो रही, तो निश्चित तौर पे उसकी जो
कारण है और जो अपनी बातें हैं वो सीधा मुखिया से करते हैं, ताकि अपनी जो बात है और अपनी जो समस्या है तत्काल निदान हो सके। जी। जिस तरीके से आपने कहा कि ये बैठक जो है ये पहली बार होने जा रही है छत्तीसगढ़ में, तो क्या भूपेश बघेल का ये जो बैठक का मकसद है उसके पीछे 2024 का जो चुनाव है वो हो सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पे 2023 की जो चुनाव रणनीति है, या फिर बात की जा सकती है यहाँ की जो समीक्षा को लेकर की जो बातें कही जा रही है, लेकिन ये कतई नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज से 2.5 वर्ष पहले से ही प्रारंभ हो गया है और चुनाव से पहले पूरे 90 विधानसभा है, वहां पहुंच करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात का जो दौर है वो प्रारंभ निश्चित तौर पे करेंगे। तो निश्चित तौर पे 2023 की चुनावी रणनीति तो माना ही जा सकता है, लेकिन लगातार जो आम जन है वो अपनी समस्याओं को अगर अब मुखिया के सामने में रखते हैं, तो प्रशासन के ऊपर जो दबाव और जो कार्य करने की जो शैली निकल करके सामने आ रही है, ये छत्तीसगढ़ में पहली बार देखने को मिल रही है। इससे पहले आज 22 वर्ष हो गया छत्तीसगढ़ में, लेकिन इससे पहले ऐसी कोई संभावनाएं नहीं बनी थी कि एक मुख्यमंत्री स्वयं जाकर के इस दौर में और आम जन के बीच में जो सवाल आ रहे हैं उसके प्रति उत्तर दे, जो समाधान तत्कालिक त्वरित हो रहा है ये समाधान त्वरित हो, ऐसा कतई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब ऐसी दौर चली आ रही है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे तौर पे एक आम जन से अपना फीडबैक प्रदान कर रहे हैं और निश्चित तौर पे ये भी बात स्पष्ट नजर आ रही है कि जो 2023 की अगर चुनावी रणनीति की अगर बात की जाए तो भाजपा लगातार अपने विरोधाभास करती नजर आ रही है, क्योंकि अब तक के जो देखने को मिल रहा है, जो धरातल में उतर करके भाजपा को एक लंबी लड़ाई लड़नी चाहिए थे, चाहे शराबबंदी की बात की जाए या युवाओं को रोजगार की बात की जाए या फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, लेकिन अब तक के भाजपा जो सुस्त नजर आ रही है, अब भी सुस्त है। अगर आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से बवाल मचा है, अगर उसी में अगर कमान संभाल लिया जाता, अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा अगर कमान संभाल लेती तो निश्चित तौर पे एक बड़ा उग्र आंदोलन और एक कड़ी में जुड़ते हुए नजर आती, लेकिन अब तक के भाजपा विलुप्त दिखाई पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो विलुप्ति की कगार जो साबित हो रही है, ये एक आधार भी माना जा रहा है और कब तक क्या सही निर्णय हो पाता है भाजपा के द्वारा, ये देखने वाली बात रहेगी। जी अखिलेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बैठक करेंगे उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय का जनसंवाद का भी कक्ष जो है उसका उद्घाटन करने वाले हैं, उसको लेकर वहां पर क्या तैयारियां हैं? जनसंवाद केंद्र का स्थापना करना सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि आम जन है जो सबसे ज्यादा परेशान अगर किसी से है तो वो पुलिस विभाग के कई ऐसे अधिकारी भी हैं या कर्मचारी जो निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं उनसे सबसे ज्यादा प्रताड़ित होते हैं। जी। पुलिस अधीक्षक तक मुलाकात करने के जाने के लिए एक आम आदमी को सबसे ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि टीआई के द्वारा या आरक्षक के द्वारा जब आम आदमी को फटकार लगा दी जाती है, उसके बाद वो विचार हट जाता है कि अपनी समस्या को कहाँ लेकर के जाऊं और किसको आखिर बताऊं। लेकिन पुलिस अधीक्षक एक आईपीएस होता है और आईपीएस होने के नाते उनको जिस तरीके से जो समझदारी भरी जाती है, जो इंटरव्यू में हो, चाहे उनकी बात कही जाए अनुभव को लेकर के, तो वो उसके शीर्ष पटल पे जैसी ही आम जनता रखता है तो तत्कालिक समाधान निकलता है। लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं वो ही अपने आप को एसपी समझ बैठते हैं, जिसके वजह से एक आम आदमी हताश परेशान होकर के आत्महत्या तक के करने के लिए उतारू हो जाते हैं। जी। लेकिन ये बात तो स्पष्ट नजर आ रही है, जिस तरीके से भेंट मुलाकात का जो दौर चल रहा है, लगाम प्रशासन के ऊपर लगती जा रही है और अगर इसी कड़ी में चलता अगर रहा तो निश्चित तौर पे एक आने वाला समय पे ये भी नजर आएगी कि कहीं ना कहीं जो आम जन है उनको अपने अधिकार के बारे में पता चलते जाएगा और निश्चित तौर पे जो अगली लड़ाई है और लड़ाई लड़ने की जो कलाकृति होनी चाहिए एक आम जन में, वो निश्चित तौर पे देखने को मिल सकती है। जी अखिलेश तिवारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर होने के बाद अब उद्धव ठाकरे गुट के शीर्ष नेता कई विपक्षियों से मिल रहे हैं। हाल ही में आदित्य ठाकरे ने भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया था। उसके बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र में पहुंची तो उद्धव ठाकरे ने भी इस यात्रा को ज्वाइन किया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ भी मार्च किया और आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के हिंगोली में इस यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा के बाद आदित्य ठाकरे बिहार के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बिहार जाकर आदित्य ठाकरे
ठाकरे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिलेंगे। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे बुधवार यानी आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर हैं, जहां तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। आदित्य के साथ शिवसेना सांसद अनिल देसाई, प्रियंका चतुर्वेदी भी बिहार जाएंगी। दो दलों के नेताओं के बीच इस मुलाकात में शिवसेना ने भ्रष्टाचार मुलाकात करार दिया है। इस दौरे को लेकर सियासी अटकलें भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर होने के बाद उद्धव गुट जो है वो शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात कर रही है। कई विपक्षी दलों के साथ एक आपस में मुलाकात का दौर जो है वो लगातार जारी है। हाल ही में आदित्य ठाकरे ने भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया था। उसके बाद आदित्य ठाकरे ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ मार्च भी निकाला था। इसी के बाद आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के हिंगोली में इस यात्रा में शामिल हुए थे। उसके बाद आदित्य ठाकरे बिहार के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बिहार जाकर आदित्य ठाकरे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। उसके बाद उनके साथ शिवसेना सांसद अनिल देसाई, प्रियंका चतुर्वेदी भी वहां पर जा रही हैं और कई नेताओं से मुलाकात की जाएगी। दो दलों के नेताओं के बीच ये जो मुलाकात हो रही है उसमें शिवसेना ने आरोप लगाया है। उन्होंने भ्रष्टाचार मुलाकात इसको करार दिया है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। इसी बीच आदित्य ठाकरे आज बिहार के दौरे पर है और वहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात करेंगे और इसी बीच सियासी अटकलें जो है वो तेज होती हुई लगातार दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के साथ मार्च भी उद्धव ठाकरे ने निकाला। उसके बाद उद्धव ठाकरे जो है उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी से बातचीत की। इसके बाद अब जो है बिहार दौरे पर दिखाई दे रहे हैं। आज बिहार दौरे पर हैं और वहां पर उनके साथ सांसद अनिल देसाई और प्रियंका चतुर्वेदी भी बिहार जाएंगी और दो दलों के बीच मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात में क्या कुछ अहम रहने वाला है ये मुलाकात के बाद ही पता चल सकेगा। इसी बीच शिवसेना ने निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये जो मुलाकात हो रही है, दो दलों के बीच में ये मुलाकात हो रही है, ये भ्रष्टाचार की मुलाकात उन्होंने बताया है। आपको बता दें महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर जाने के बाद उद्धव ठाकरे गुट के शीर्ष नेता विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में आदित्य ठाकरे ने भारत जोड़ो यात्रा जो है वो ज्वाइन करी थी। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र पहुंची तो उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी के साथ मार्च किया। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के हिंगोली में इस यात्रा में शामिल हुए। उसके बाद आदित्य ठाकरे बिहार में जो है डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से उद्धव गुट जो है सरकार से बाहर हो गई, इसके बाद लगातार विपक्षी दलों के साथ मुलाकात करने का दौर जो है वो लगातार जारी है। आज उद्धव ठाकरे जो है बिहार दौरे पर है और वहां पर क्या कुछ अहम रहने वाला इस दौरे में, एक बार पूरी अपडेट। जी बिल्कुल मनसा जी, देखिए महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे और उनके तमाम सहयोगी आज जो है बिहार में खासकर पटना में का दौरा करेंगे। इस दौरान उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात करें, खासकर बिहार के डिप्टी सीएम से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का यह मतलब निकाला जा रहा है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ आदित्य ठाकरे ने मुलाकात की थी, उसके बाद सियासी हलचल तेज हुई थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि आज जिस तरह से आदित्य ठाकरे की मुलाकात होने वाली है उसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसमें माना जा रहा है कि आदित्य ठाकरे देश के जो भी युवा मंत्रिमंडल से जुड़े हुए हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं उनसे वह मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का मतलब यह निकाला जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यह चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि लगातार आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने के बाद तमाम युवा नेता से मुलाकात कर अपनी मजबूती, खासकर शिवसेना की मजबूती पूरे देश में कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जो है विपक्ष को जोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उसी बीच राहुल गांधी ने संजय राउत को बीते कुछ दिनों में फोन लगाया था। जैसे ही रिहा हुए उसके बाद फोन लगा के उनसे हालचाल जाना। तो क्या राहुल गांधी का ये मिशन है कि ये जो विपक्षी दल है वो एकजुट करने की कोशिश में राहुल गांधी जुटे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसका उद्देश्य यह है कि अन्याय के खिलाफ जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ अन्याय कर रही है उसमें लोगों के एकजुट करना और एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक मुहिम चलाना, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है।
और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से ठाकरे गुट लगातार समर्थन में रहा, उसके बाद अब देखा जा रहा है कि बिहार दौरा जो है ठाकरे गुट कर रहा है। बिहार के अलावा गोवा भी जाएंगे, गोवा भी तमाम युवा नेता से मुलाकात करेंगे। इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनके साथ मिलना, उन्हें एकजुट करना। जी, ये जो दोनों गुटों के बीच में मुलाकात हो रही है, तो इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है और ये भी सामने आया है कि ये दोनों मुलाकात जो करी जा रही है दोनों गुटों की, ये भ्रष्टाचार की मुलाकात है। तो क्या ये भ्रष्टाचार की मुलाकात ये बीजेपी के द्वारा कहा गया है? और उसी के बाद जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और इसी बीच में डिप्टी सीएम से आदित्य ठाकरे मिलेंगे, तो इस मुलाकात में क्या कुछ अहम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र सहित पूरे देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार की लहर चल रही है, उसे रोकने की कोशिश तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या फिर शिवसेना हो, या फिर अन्य घटक दल हो। लगातार कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी के साथ जुड़ा जाए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत किया जाए। अब तो नारे लगाया जा रहा है भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, यानी कि जो नफरत की आग पूरे देश में फैल रही है उसे छोड़कर भारत जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है, या राहुल गांधी द्वारा चलाई जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम बड़े नेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं, खासकर आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के एनसीपी के तमाम नेता जो है मुलाकात किए। इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि नफरत के साथ जो जिस तरह से भारत में तमाम नफरतें फैलाई जा रही है उसे खत्म करने की मुहिम जो है कांग्रेस चला रही है, जिसका समर्थन शिवसेना के तमाम नेता कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए ये जो गुटों की मुलाकात हो रही है, तो क्या ये विपक्षियों का हमेशा से था कि एकजुट होकर बीजेपी को लताड़ना है? लोकसभा चुनाव की तैयारियों में ये विपक्षी दल जुट चुका है। बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में अब कोशिश यही की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से नफरत की आंधी प्रदेश में चल रही है उसे रोका जाए, और जो मुहिम चलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी उसे रोका जाए। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोका नहीं गया तो अगले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में काबिज रहेगी। तो सत्ता में काबिज जो भारतीय जनता पार्टी है उसे हटाने के लिए तमाम घटक दलों की यह मुहिम चलाई जा रही है, जिसके चलते आदित्य ठाकरे का यह दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से युवा नेता और डिप्टी सीएम बने हुए हैं, इसके अलावा नीतीश कुमार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जेडीयू में अपना शरण लिया, तो ये तमाम चीजें हैं जो एकजुट करने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। और यही वजह है कि आदित्य ठाकरे और उनके तमाम सहयोगियों का दौरा बिहार और गोवा में होने वाला है। जय सत्यप्रकाश सोनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। पंजाब के लोगों को सुरक्षित भोजन और सेहतमंद खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश के पर मुख्य सचिव विजय कुमार झंझुआ ने आज खाद्य और दूध उत्पादों में मिलावटखोरों के प्रति अनैतिक गतिविधियों के बारे में चर्चा करने और इस प्रकार की नकेल कसने के लिए उपाय करने के लिए बैठक बुलाई है। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा सख्त हिदायतें दी गई है कि लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार की मिलावटखोरी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की भी जानकारी दी गई है। वही बताया कि मिलावटखोरों को किसी भी प्रकार की कीमत पर हम नहीं बख्शेंगे और दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खाद्य और ड्रग संबंधी के कमिश्नर डॉक्टर अभिनव त्रिखा ने मुख्य सचिव को फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों से अवगत कराया, जिसमें एफवीओ और उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करना, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, निरीक्षण, सैंपलिंग, ईट साइड सर्टिफिकेशन शामिल करना है। मुख्य सचिव ने खाद्य और ड्रग प्रबंधन के बुनियादी ढांचे की ओर अधिक मजबूत करने के लिए जोर देते हुए स्टाफ में भर्ती, निगरानी टीमों के लिए वाहन की व्यवस्था और राज्य भर में और नई लैब स्थापित करने की बात कही गई है। उन्होंने चेकिंग टीमों की गतिविधियां बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि दूध की तैयारी होने पर उत्पाद जैसे मक्खन, पनीर और देसी घी में मिलावट करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में जांच टीम भी बढ़ाई जाएगी।
इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार जो है पंजाब के लिए लगातार प्रयासरत है और जनता को अच्छे से अच्छी सुविधा प्रदान करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उसी पक्ष में आज खाद्य आपूर्ति के लिए भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने के लिए उन्हें बैठक बुलाई। इस बैठक में क्या कुछ अहम रहने वाला है, एक बार पूरी अपडेट। जैसे सीधे तौर पे कहते हैं तो पंजाब सरकार शुरू से लेके एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेके चली है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो मिलावट हो, किसी भी चीज जिससे पंजाब और पंजाब के लोगों को नुकसान होता है, पंजाब के लोग को नुकसान होता है या किसी भी तरह का नेगेटिव असर पंजाब के लोगों पर पड़ता है, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेके चली है। इसी में ही हम कह सकते हैं कि एक मेजर स्टेप हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ। देखिए अभी हम फेस्टिवल सीजन निकला है, उसमें आप सबको याद होगा कि कितने केसेस सामने आए थे जिसमें मिलावट के इंसिडेंट सामने आए। उसकी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए मान सरकार ने फैसला लिया है कि बिल्कुल जीरो एक्सेप्टेंस होगी, कि जहाँ पे पहले फाइन दे के कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता था, बड़ा फाइन कट केस और अगर रिपीट हो तब लाइसेंस सस्पेंड किए जाते थे, तो अब उस पर और ज्यादा सख्ताई कर दी गई है। अब जीरो, बिल्कुल जीरो। अगर आप मिलावट करते पकड़े जाते हैं, आप गलत सामान बेचते पकड़े जाते हैं, तो आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है, उसके अलावा आपके ऊपर बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है और उसके अलावा भाई की आपके ऊपर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पंजाब को सस्ता, खेलता और स्वस्थ बनाने के लिए मान सकते हर संभव कोशिश कर रही है। हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, उनका हो गया तो फाइनली उसके लोग बीमार कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पे मिलावट के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट हम कहते हैं कि वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, जिस तरीके से ये बैठक बुलाई है, इसमें मुख्य सचिव जो है उन्होंने कहा है कि मुख्य हिदायतें भी हमको दी गई है कि किसी भी हालत में जनता के लिए सेहत के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और अधिकारियों के सख्त से सख्त जो है एक्शन लेने के लिए कहा गया है। तो क्या पंजाब सरकार जो है ये गुजरात और हिमाचल चुनाव के मद्देनजर ये एक्शन लेने के लिए काबिज हो रही है? नहीं, इसका हम लोग इलेक्शन से नहीं जोड़ के देखेंगे। हम सही तौर पे देखेंगे मान सरकार की शुरू से प्रायोरिटी हुई है पंजाब के लोगों की सेहत अच्छी रखने की। पंजाब में अगर आप देखिए एक बड़ा एग्जांपल अभी हम देख सकते हैं कि पंजाब में खेल मेले निकले हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर पंजाब के यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा हम कह सकते हैं पंजाब के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया गया। हम जो सकते हैं आम आदमी क्लिनिक या फिर मोहल्ला क्लिनिक जो हमें देखने को यहाँ मिले। उसके अलावा अगला स्टेप हम कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि मिलावट पंजाब में हम कह सकते हैं कि लोग खाने के बहुत शौकीन है और इसी का कुछ मिलावट को बहुत ज्यादा दुरुपयोग करते हैं और नकली और गंदा सामान मार्केट में सस्ते दामों बेचने की कोशिश करते हैं और उसी चीज को लेके काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि बीमारी और लोगों के तबियत खराब बिगड़ने के इंसिडेंट सामने आए और कई केसेस में बहुत ज्यादा सीवियर सिनेरियोज भी सामने आए जब बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं। तो उस चीज को देखते हुए पंजाब के लोगों की सेहत को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया। तो देखिए जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि किसी को भी किसी तरह का भी गंदा सामान, मिलावटी सामान इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। इससे एक और चीज होगी कि देखिए जब कोई व्यक्ति गंदा या मिलावटी सामान इस्तेमाल करता है उसका कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी रोकथाम हो सकती है, पर वहां पर वो पैसे के दम पे यानी कि करप्शन के दम पर अपने आप को बचा के रखता है। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं कि एक तरफ से करप्शन भी नहीं होने दिया जाएगा और अगर कोई अधिकारी पैसा लेता है और बचाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो दूसरी तरफ जो ये कर रहा है, जो ऐसे में हम कह सकते हैं कि गलत सामान बेचने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई है। तो एक तरह से दोहरी मार क्या हम कह सकते हैं सख्ताई के साथ मान सरकार करती हुई नजर आ रही है। जी अमित कुमार, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ओर। तो आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में केवल पुल हादसे को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड में भी अब खस्ता हालत जो पुल थी उसकी सेफ्टी के लिए ऑडिट कराई गई और इस सेफ्टी ऑडिट में बड़ा खुलासा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 3,262 पुल हैं और जिसमें से 2,518 पुल को ऑडिट कराया जा चुका है और इसमें खराब और खतरनाक पुलों का आंकड़ा 36 आया है। यानी राज्य में 36 ऐसे पुल हैं जिसमें से लोग गुजर रहे थे और कभी भी हादसे का शिकार हो सकते थे। दरअसल उत्तराखंड में हर साल आपदा के दौरान सेफ्टी ऑडिट की बात की जाती थी, लेकिन मोरबी पुल हादसे के बाद राज्य सरकार ने सभी पुलों को सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला लिया था, जिसे पीडब्ल्यूडी विभाग ने 1 महीने में लगभग पूरा कर लिया है। ऑडिट पाए जाने पर गढ़वाल कुमाऊं में 36 पुल खस्ता हालत में की स्थिति में है। इन पुलों को गुजरने से भारी खतरे का सामना लोगों के द्वारा करना पड़ता है और इसमें एक पुल राष्ट्रीय राजमार्ग भी असुरक्षित पाया गया है। लोनिवी में मुख्य अभियंता की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 36 पुलों में पौड़ी में 16,
असुरक्षित है, जबकि पिथौरागढ़ में 1, उधम सिंह नगर में 5, हरिद्वार में 3, टिहरी में 8, देहरादून में 1, चमोली में 1, जबकि रुद्रप्रयाग में 1 पुल काफी खतरनाक है। अब इन पुलों की मरम्मत के लिए कार्य योजनाएं बनाई जा रही है। इन सभी पुलों पर यातायात और आवाजाही रोकने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि एडीबी और विश्व बैंक के साथ योजनाओं के माध्यम से इसकी मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा। इस दिशा में कार्य भी पूरा हो गया है। आने वाले समय में सभी असुरक्षित पुल दुरुस्त करवाए जाएंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरीके से ये उत्तराखंड सरकार एक्शन मोड में है और पुलों को लेकर उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि सेफ्टी ऑडिट करने के लिए ऑर्डर दिया था, उसमें 36 पुल जो है वो मरम्मत हालत में मिले हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट अभी सामने आई है? देखिए मनीषा, बिल्कुल धामी सरकार उत्तराखंड के हर क्षेत्र में काम करते हुए नजर आ रही है और जिस तरीके से बात की जाए, देखिए खस्ता हालत जो पुल है, हालांकि हर साल आपदा के बाद इसमें सेफ्टी ऑडिट कराया जाता है, लेकिन गुजरात में जो यहाँ पर पुल हादसा हुआ उसके बाद सबक लेते हुए दोबारा से इसमें सेफ्टी ऑडिट यहाँ पर किया गया है, जिसमें यहाँ पर खुलासा भी ये हुआ है कि करीब 3200 से ज्यादा पुल उत्तराखंड के अंदर है, जिसमें से 2500 यहाँ पर करीब 2500 पुल के करीब यहाँ पर ऑडिट कर लिया गया है सेफ्टी ऑडिट, और 1 महीने में एक काम पीरियड द्वारा किया गया। तो गंभीरता देखिए कि लगातार सरकार के यहाँ पर आदेश के बाद कितनी जल्दी यहाँ पर काम किया जा रहा है और उसमें 36 पुल जो बताए जा रहे हैं उत्तराखंड में वो खस्ता हालत में है, जिसमें अकेले गढ़वाल मंडल की बात की तो 30 पुल गढ़वाल मंडल से आते हैं और 6 पुल कुमाऊं मंडल से आते हैं। और पौड़ी जिले से 16 यहाँ पर पुल ऐसे हैं जो लगातार बात की जाए, यहाँ पर जो चीजें आ रही हैं उसको देख करके अब यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से निर्देशित किया जा चुका है कि यहाँ पर जो काम है वो लगातार किए जाएंगे और जो खस्ता पुल है उनको लगातार पुल है उनको तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि लगातार जो काम यहाँ पर किए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से, उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पर अब ये जो पुल है उनको यहाँ पर अब सेफ्टी ऑडिट यहाँ पर की गई है और उसमें उनको यहाँ पर जो खस्ता हालत पुल थे उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर सही करने के निर्देश जा चुके हैं और उसमें जो यातायात है उसको यहाँ पर अब बंद करने के निर्देश जा चुके हैं और जो उसमें वैकल्पिक मार्ग है पुलों के उसको यहाँ पर शुरू किया जाना है, उसको लेकर के लगातार राज्य सरकार काम कर रही है और पुलों में कहीं ना कहीं यहाँ लगातार जो खस्ता पुल है उनको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की बात की जा रही है। जी, जिस तरीके से जो खस्ता हालत पुल हैं उन्हें मरम्मत के लिए राज्य सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, तो क्या उन पुलों को अभी सरकार ने बंद कर दिया है या आवागमन उस पुल पर बंद करने के निर्देश राज्य सरकार के द्वारा दिए गए हैं? देखिए, सेफ्टी ऑडिट के बाद 36 पुल उत्तराखंड में क्षतिग्रस्त पाए गए, इसका खुलासा हुआ है और जिसमें पौड़ी में से 16 पुल हैं और उधम सिंह नगर की बात करें, यहाँ पर देहरादून की बात करें और यहाँ पर पूरी तरीके से जो कुमाऊं मंडल गढ़वाल मंडल में जो पुल क्षतिग्रस्त है उस पर सरकार ने अब गंभीरता दिखाते हुए उनको सही करने के निर्देश यहाँ पर दिए जा चुके हैं और इन सभी पुलों में जो यहाँ पर आवाजाही है उसको बंद करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। हालांकि अभी आवाजाही बंद नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि वैकल्पिक मार्ग इन सभी पुलों में बन रहे हैं, जो आवाजाही है वो वैकल्पिक मार्ग के जरिए जा पाएगी, वरना यातायात काफी बाधित हो सकता है। उसको लेकर के यहाँ पर सरकार लगातार काम कर रही है और जल्द से जल्द इसमें यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग बनने की बात की जा रही है। उसके बाद जो पुल है उनके रास्ते बंद कर देंगे पूरी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर जो विश्व बैंक की सहायता से और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इसमें जो है कार्य किया जाए और जो क्षतिग्रस्त पुल है उनको पूरा किया जाए, क्योंकि लगातार जो हादसे हैं कहीं ना कहीं पुल हादसे वो उत्तराखंड में रोके जा सके, क्योंकि गुजरात में जो पुल हादसा हुआ है उसमें काफी क्षति हुई है, तो उसको लेकर के ये पुनरावृत्ति उत्तराखंड में ना हो उसको लेकर के लगातार सरकार काम कर रही है। धामी सरकार लगातार उन सभी हिस्सों में पहुंच रही है उत्तराखंड के जहां पर जो जनता कहीं ना कहीं लगातार मांग कर रही थी। और खस्ता हालत पुल की बात की जाए, लंबे समय से पुलों की यहाँ पर देख रेख वो नहीं हो पा रही थी, अब सरकार का इसकी तरफ ध्यान गया है, अब पूरी तरीके से पुलों को सही करने की बात की जा रही है और जो क्षतिग्रस्त पुल है उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही कर लिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से बयान लगातार आ रहे हैं। जी अमित चौधरी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजधानी लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।